नमस्कार, स्वागत है आपका आशीष कोचिंग के इस वीडियो में। और जैसा कि हमने पहले बहुत सारी चीज़ें जानी भाषा की बात में, और भाषा की बात में जानते हुए हमने जो मात्राओं का ज्ञान था वो भी जाना। और एक चीज़ और, आज मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रही थी तो उन्होंने पूछा, यहाँ वैसे मैंने आज सोचा था कि स्वर और व्यंजन के बारे में ही मैं बताऊंगी, पर वो चीज़ जो बच्चों ने पूछी उसके बाद हम इस पे चलेंगे कि हैं और है। इसमें कई लोगों का कंफ्यूजन होता है। तो हैं सीधी सी बात है, जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एक वचन, सिंगुलर, प्लूरल। तो वही एक वचन और बहुवचन रहता है कि जब हम एक बच्चा है तो वहाँ पे होगा है एक बच्चा है। और जब उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जब आ जाता है तो वो समझ में आता है कि हैं, तो वो बहुवचन हो गया, प्लूरल जिसको हम कहते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम उन पे ध्यान नहीं देते, हमारा ध्यान वहाँ नहीं जाता है, तब ये सारी चीज़ें जो गड़बड़ियाँ हैं हमारे लिखने में आती हैं और बोलने में भी आती हैं। और लिखने में अगर हम गलतियाँ करते हैं या बोलने में भी गलतियाँ करते हैं, तब बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि हमारे नंबर कट सकते हैं अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो अब आते हैं हम स्वर और व्यंजन के बात में। और हम लोग पढ़ते हैं कि अ से ह तक ये स्वर होता है। और बीच में मैंने आपको बताया था कि हमने ज़्यादा 14 स्वर का जिक्र मैंने किया था। तो आप कई बार सोच रहे होंगे कि नहीं, ये तो कम है, 14 तो नहीं हो रहे हैं। आ, फिर ई, री, ए, ओ, औ, अंग, अह, इतने ही हो रहे हैं, है ना, हमारे 11 हो रहे हैं। लेकिन जब देवनागरी लिपि की हम बात करते हैं, हमने बात की थी लिपि की कि जब हम बातचीत करते हैं तो एक पूरा वाक्यों का जो समूह होता है हमारा, वो भाषा होता है। और भाषा के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं। तो लिपि जो देवनागरी लिपि हमारी है, तो उसमें आ, ये देखिए, अ है, आ, ई, उ, और इसके साथ ये सब भी है, री, लिरी, लिरी। जो ये हमने नहीं पढ़ा है, ये एक्स्ट्रा जो है, ये तो ये सब मिला करके और ये 14 स्वर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम इनको मिलाते हैं तो ये उसी में मैंने कहा था कि 14 स्वर देवनागरी लिपि में है। बाकी हम यहाँ से ज़्यादातर जो हम उपयोग करते हैं तो अ से ह तक के ही स्वरों का उपयोग करते हैं। और व्यंजन में क, ख, ग, घ, यहाँ इससे आगे हम उपयोग करते हैं। तो अब स्वर के जब हम प्रकार की बात करते हैं तो स्वर के प्रकार में हम देखते हैं ये ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो होता है, जिसे हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, तो इन्हें जब हम बोलते हैं तो हमें बहुत कम समय लगता है इन्हें बोलने में। और ये जो स्वर हैं वो है अ, ई, उ और री। तो इन्हें बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है। तो जब भी हम किसी भी स्वर को बोल रहे हैं और कम समय लगता है, तो जब हम प्रकार की बात कर रहे हैं तो हम उसमें इन्हीं को देंगे उदाहरण के रूप में कि ये ह्रस्व स्वर हैं, या जिन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। अब उसके बाद जब दीर्घ स्वर की बात आती है, दीर्घ मतलब कि हम जानते हैं दीर्घवृत्त, कई बार हम ऐसा भी सुनते हैं, तो उसका मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो जब हम कम समय यहाँ लिख रहे हैं तो जो हमारा दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर से इसमें 2 गुना समय लगता है। इसमें आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आप खुद से जब बोल के देखेंगे इसको, तो ह्रस्व स्वर से या मूल स्वर से जब इसमें 2 गुना समय लगता है तब वो होता है दीर्घ स्वर। इसी तरीके से हम देखेंगे। उसके बाद जब आते हैं इसके प्रकार में, तो है एक प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होते हैं उसमें हमारे जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनसे 3 गुना समय लगता है। हमने पहले देखा कि ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय लगता है, अ, ई, उ, री, इसका उदाहरण। उसके बाद दीर्घ स्वर, इसके उदाहरण है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। उसके बाद प्लुत स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लग रहा है। तो ये हो गया ओम, हो गया आपका राम, हो गया। तो इस तरीके से ये स्वर के जो प्रकार हैं वो हमने सीखा। अब जो व्यंजन है,
व्यंजन में है इसके प्रकार अंतःस्थ व्यंजन। हम कुछ कुछ चीज़ें देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में नहीं बताती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं व्याकरण की लेती जा रही हूँ, और जो चीज़ें छूटती जाएंगी हम उसे आगे पढ़ते जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हम जानते हैं कि व्याकरण जब हम बोलते हैं तो हमारा व्याकरण सही होना चाहिए, और इसीलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि व्याकरण में ऐसी ऐसी चीज़ों को लाया जाए कि जो हम शुरुआत से सीखें और अच्छे से सीखें। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैं लेती जाऊंगी, और उसके बाद मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा सा कुछ और हमें सीखना चाहिए, कुछ और भी आना चाहिए, तो वो चीज़ें आप ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स में। अब देखिए अंतःस्थ व्यंजन पे हम आते हैं, य, र, ल, व। जब हम इन व्यंजन का उपयोग करते हैं तो जो हमारी जो जीभ है वो मुंह के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, तो हम य, र, ल, व, तो पूरे भाग को जहाँ स्पर्श नहीं करती है हमारी जीभ, उसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब है ऊष्म व्यंजन। ऊष्मा से हम क्या समझते हैं? गर्मी। तो जब हमारी जीभ हमारे मुंह को टच करती है, इनको बोलते समय, इन शब्दों को बोलते समय, जैसा श, श, तो गर्मी थोड़ी सी जो उत्पन्न होती है, तो इसीलिए इन्हें कहा गया है ऊष्म व्यंजन। श, श, स, ह, तो ये हुए ऊष्म व्यंजन, और नाम इनका इसीलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें बोलते समय थोड़ी सी गर्मी मुंह में उत्पन्न होती है। अब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। तो जब हम दो या दो से अधिक व्यंजन के मेल से कोई शब्द बनाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क और श षटकोण, ये हम मिलाते हैं तो बनता है क्षमा, श बनता है क्ष, तो ये श शब्द बनता है इससे, ये, और इससे जो शब्द बनते हैं वो क्षमा, क्षय। और इसी तरीके से त प्लस र, तो इससे बनता है त्र, तो त्रिशूल, त्रिकोण, और त्र से बनने वाले जो भी शब्द हैं, ये त्र जो बनता है ये, तो ये बनता है, तो व्यंजन है, त्र व्यंजन ये बनता है, तो ये त्रिशूल, त्रिकोण। अब जो संयुक्त व्यंजन में जो हमारे शब्द बनते हैं इससे, तो श प्लस र को हम मिलाएंगे तो श्र बनता है श्रमिक। तो इस तरीके से ये संयुक्त व्यंजन हुए कि जब हम दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिला करके कोई शब्द बना रहे हैं तो फिर वो संयुक्त व्यंजन हमारा हुआ। उसी तरीके से हम देखेंगे द्वित्व। द्वित्व व्यंजन जो होता है ये अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिल करके बनता है। जैसे प है, प लिखा है हमने, क दो क्या हो गए, क से मिल गया, प्लस हमने लगाया आ, तो वो बन गया पक्का। इसी तरीके से हम अगर लिखते हैं यहाँ पे ब प्लस च प्लस आ, तो वो आ गया शब्द जो पूरा बन करके आएगा वो बच्चा। तो इस तरीके से व्यंजन में ही बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। और व्याकरण का अथाह भंडार है कि किसी भी चीज को हम जब एक विषय को उठाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि जिसमें हमको बहुत सारा कुछ जानने का, समझने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि हमको समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। जब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण, मैंने बार बार कहा है कि व्याकरण हमें शुद्ध बोलना लिखना सिखाती है, तो ज़रूरी है कि हम व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़ें, सीखें और उसके बारे में जानने की भी कोशिश करें। हम बहुत ज़्यादा डीप अगर नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली या बहुत गहराई से या बहुत कठिनाई से मैं आपको इसको नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आती हूँ और बहुत छोटे छोटे तरीके से चाहती हूँ कि मैं आपको ये सब चीज़ें समझा सकूँ। इसलिए मैं ये एक एक लाइनें लिखती हूँ कि हम जब लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को हम बहुत छोटे रूप में समझ सकें और ज़्यादा समझ सकें। जैसे कि इसमें मैंने बताया कि ह्रस्व स्वर कम समय, और इसमें ये 2 गुना समय, और इसमें 3 गुना समय। अगर इन्हीं चीज़ों को हम याद रखते हैं तो हम बहुत सारे शब्दों को और बहुत सारे जो हमको लिखना है उसे हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, और स्वर और व्यंजन को हम अच्छे से समझ सकते हैं और इनके बारे में भी लिख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था है और
हैं का भी प्रयोग, और उससे पहले ही मैंने बताया था मात्राओं का प्रयोग। तो उन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें, और ध्यान में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लिखना और बोलना कभी गलत नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आज हमने जो भी पढ़ा है स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में, और जो एक्स्ट्राज मैंने बताए हैं कि अ से अह तक तो हम स्वर लेते ही हैं, लेकिन जो एक्स्ट्राज अगर उसमें शामिल हुए हैं तो ये री के बाद ये 3 जो अलग से शामिल होते हैं, उसी तरीके से जो अंग होता है, ड होता है, जो इस तरीके से हम लिखते हैं व्यंजन में, ये और ये, इन्हें भी शामिल करते हैं। तो ये कभी भी इनसे आप देखेंगे कि इनसे कोई भी शब्द इनसे कभी शुरू नहीं होता है व्यंजन में, है ना। जैसे हम लिखेंगे, अगर हम लिखते हैं पढ़, तो ये बाद में ही आया, और पढ़ना, तो ये बाद में ही, ये बीच में आया है। ये जो व्यंजन होते हैं इनसे कभी भी कोई भी शब्द शुरू नहीं होते हैं, हम ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो व्यंजन है, इनसे तो हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ये दो व्यंजन मैंने बताया, तो इनसे कोई भी शब्द जो है वो शुरू नहीं होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आज भी हमने जानी व्याकरण में, और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और बताते रहें कि आपको और क्या क्या जानना है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।